एक दिन एक खबर आती है कि जी सब लापता हो गए, सब चले गए। टीवी एंकर जो होता है उसको समझ नहीं आती कि ये जो रिपोर्टर खबर लेकर आ रहा है ये कौन कहाँ चला गया, क्या हो गया। तो वो कहता है जी वो मुसलमान सारे चले गए, वो अपने साथ इमारतें ले गए, ताजमहल ले गए। लोग खड़े हुए थे, वो वीडियो बना रहे थे कुतुब मीनार की, और एकदम से एक धुआं सा आया और कुतुब मीनार गायब। जेलों में जो मुसलमान थे वो नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, कहाँ ले गए, कैसे चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कश्मीर चले। मजे की बात ये होती है कि बजाय इस बात के सवाल हो ये लोग क्यों चले गए हैं, इस बात पे सवाल शुरू हो जाता है नेशनल मीडिया में, जो असासे छोड़ के गए हैं उनका क्या होगा। कि क्या आपको ऐसी सूझी है कि इस किताब का ही तर्जुमा किया जाए? इंडिया में तो बहुत सी किताबें छपती हैं। मीडिया का कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, बहुत खूबसूरती से इस किताब में हाईलाइट हुआ है। मिसाल के तौर पर एक हिंदू चैनल जो है वो कवरेज कर रहा होता है, वो कहते हैं अच्छा यूं करो, किसी हिंदू को मुसलमान रिपोर्टर बना। मुसलमान उस स्टेटस को का एक हिस्सा है जो स्टेटस को इस वक्त वहां कायम है। अगर वो कहते हैं कि हम हिंदू इंडिया हैं तो फिर कश्मीर तो नहीं है। हिंदुत्व की, मोदी की ये जो नई तरह की बयानिया है भारत के लिए और भारत को एक नई शक्ल में पेश करने की जो कोशिश है, इसका ताल्लुक इंडिया की गुर्बत को बरकरार रखना। अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान जनाब इरफान अजीज़ साहब हैं। इरफान साहब एक सहाफ़ी हैं, एक उस्ताद हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में तो मीडिया के नशेब फराज देखे ही हैं। इनकी नज़र हिंदुस्तान के मीडिया, वहाँ के समाज और वहाँ के मसाइल पर भी बहुत गहरी है। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत के शुक्रिया पॉडकास्ट में आपने वक्त दिया। बुलाया। राना आसिफ साहब का शुक्रिया असल में, क्योंकि ये मुहर्रिक हैं इस पॉडकास्ट के और ये आपके शागिर्द भी हैं। अच्छा इरफान साहब, आप जी इस स्टेज में तो हमें लगता है कि ये अब शागिर्द से ज्यादा अब ये जो है वो हमारे नकाद बनने वाले हैं। चलो मुबारक हो राना साहब की, अगर नकद आपको नसीब हो जाए। नकद। अच्छा सर, आपने जो किताब का तर्जुमा किया जब मुसलमान लापता हो गए, ये असल में किताब सईद नकवी साहब की है, द मुस्लिम वैनिश, जो कि 2022 में इंडिया से छपी थी। तो ये क्या आपको ऐसी सूझी है कि इस किताब का ही तर्जुमा किया जाए? इंडिया में तो बहुत सी किताबें छपती हैं। हाँ बिल्कुल, इंडिया में बहुत सारी किताबें छपती हैं और हमें इस सिलसिले में बड़ी महसूस होती है पाकिस्तान में कमी, कि हमारे यहाँ किताबें बहुत कम छपती हैं, और जो छपती हैं बेचारी वो टेक्स्ट बुक्स होती हैं और वो बहुत बाद में सामने मिलती हैं और वो बच्चों को। पढ़ते भी नहीं है। मैं 2008 में इंडिया गया ना, तो जो मेरे होस्ट थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे ताना दिया कि देखो हम कितने अखबार छापते हैं और पढ़ते हैं, और हमारे अखबार की क्वालिटी देखो। अच्छा, मैं ज़ाहिर उस वक्त मैट्रिक में था, तो इतनी समझ बूझ तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें ये समझ आ गया था कि ये कौम हमसे अगर बहुत आगे है इंडिया, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और ये किताबें छापते हैं, अखबार छापते हैं, और फिर वहाँ पर पढ़ने का रुझान मैंने पाकिस्तान से ज़्यादा देखा। हाँ, कमिंग बैक, ये अच्छी बात है, मुझे इस पे बात करना है आगे चल के किसी सतह पे। हालांकि ये एक ही खित्ता है और हम सबका एक कॉमन पास्ट है, बहुत रिच पास्ट है। हम सिंध को ले लें, सिंध में सहाफ़त के आगाज़ को ले लें, मोहनजोदारो की हिस्ट्री को ले लें, ये दुनिया को हैरान कर देने वाली खित्ते हैं, जो आज से इतने साल पहले अगर आपको एक प्लान्ड सिटी का तसव्वुर दे रहे हैं और नक्काशी आप का तसव्वुर दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी एक ज़िंदगी है, उनकी एक साइंस है, उनकी एक शहरी ज़िंदगी। और फिर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, शायद हमें मौका मिले आगे जाके किसी वक्त बात करने का, कि मोहनजोदारो में खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा यूनिक है। अच्छा। इस पे बाकायदा रिसर्च हुई है, फॉर्मल रिसर्च हुई है, और इस बात पे सोचा गया है कि मोहनजोदारो में खुदा का क्या कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इनके यहाँ मिस्रियों की तरह और ये जो हमारे अरब बेबलन, जो इलाके हैं, इराक का, बेबीलोन का, मेसोपोटामिया। हाँ, इसमें बड़े बड़े बुत हैं, इंसानी कद से बहुत बड़े, घर इनके बहुत बड़े बड़े हैं, इंसानी कद से बहुत बड़े बड़े हैं। तो उसका एक तसव्वुर ये नज़र आता है कि ये खुदा को इंसान से बड़ा और बहुत ऊंचा और एक अजीम शख्सियत। मोहनजोदारो में उसके बरक्स आपको इतने बड़े बुत नहीं नज़र आते, छोटे छोटे बुत नज़र आते हैं जो शायद साथ ही रखे जा सकते हैं, सामान में रखे जा सकते हैं। तो इस पर एक बड़ी खूबसूरत स्टडी मौजूद है कि अगर इन्हीं आसार कदीमा से, क्योंकि ज़बान तो डिकोडिफाई नहीं हो पाई, तो अगर हम ये देख लें, ये जानने की कोशिश करें कि मोहनजोदारो में खुदा का कॉन्सेप्ट क्या था, तो बड़ी खूबसूरत स्टडीज़ हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वो जो आपने पूछा कि इसी किताब का क्यों हवाला, तो सईद नकवी साहब ने ये मुसलमानों का जो अलमिया है,
भारत में, वो उन्होंने उठाया एक माइनॉरिटी की तरह कि हिंदुस्तान के समाज में ये एक बड़ी माइनॉरिटी है, इसका एक बड़ा माजी है, और इस माइनॉरिटी ने दो ये फॉरेन है, बाहर से आई है, आइडियोलॉजी भी बाहर से आई है, और इसके रूलर्स भी अफ़गानिस्तान से और तुर्की से और इस तरह से ईरान से बल्कि आते रहे, लेकिन इन्होंने इस ज़मीन को अपनाया और इस ज़मीन में उन्होंने तर्ज़ हुक्मरानी कायम किया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, कल्चर्स बनाए, और उसकी वजह से हमें भारत की और इंडिया की एक ग्लोबल शनाख्त नज़र आती है, जिसे आज भी इंडिया चेरिश करता है। वो ताजमहल को बताते हैं, कुतुब मीनार को दिखाते हैं, फिर जो बादशाहत की तवील तारीखें हैं और उनका जो फॉर्मेशन है, वेल्थ जो है, फिर जुबान प्रोडक्शन ऑफ है, वेल्थ, जुबान है, जो मौसीकी है, मौसीकी मुसव्वरी है, खत्ताती है, सब बहुत कुछ, पूरी सोसाइटी, बहुत- समाज है बहुत- उसमें। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि ये हिंदू समाज से मुसलमानों का जो समाज है वो अक्सर मुख्तलिफ भी है, उस क्लास ज़ात पात का निज़ाम और ट्रेडिशंस, और वो बिल्कुल एक अलग तरह की है, और मुसलमानों का ज़ात पात का निज़ाम जो है, दो उसमें रंग मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से हिंदुइज़्म में है। तो उन्होंने, सईद नकवी साहब ने, ये जो द मुस्लिम वैनिश का कॉन्सेप्ट उठाया, वो ये समझाने के लिए कि अगर किसी समाज से आप माइनॉरिटी को हटाने की कोशिश करेंगे और उस कल्चर को, उस मौसीकी को, उस पॉलिटिक्स को, उस हिस्ट्री को, उस माजी को आप रिमूव करेंगे, रिमूव करने का मतलब है कि आप उसको उसकी वक़्त नहीं देंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको साथ नहीं तो मिलाएंगे, हम कराची में एक वो बड़ा मशहूर जुमला कहते हैं, दीवार से लगाना। तो फिर होगा क्या? ये जो एक आइडिया है, आइडिया ऑफ मेजॉरिटी, आइडिया ऑफ मेजॉरिटी रूल, इसके पीछे भयानक चेहरा क्या है, ये खुद कितना खतरनाक हो जाता है जब ये किसी समाज में फैलता है। तो ये एक बहुत ही खूब मुख्तसर सी किताब है, शायद इसके 212 या कुछ इस तरह के छोटे से सफ़े, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और जब इसको मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि पाकिस्तान में शायद हालात उतने सख्त गिर नहीं हैं फ़िलहाल, लेकिन हमारी सिमत खुदा न खास्ता ऐसी ही है। हम बहुत सारी चीज़ों में मेजॉरिटी कंसेंसस के नाम पे लोगों की शनाख्त को और लोगों की मुख्तलिफ इख्तिलाफ़ राय को हमने बर्दाश्त करना और उनके साथ डायलॉग करना छोड़ दिया है, और हम जबर के ज़रिए से, जो है सियासत हो, मज़हब हो या और कौमियतों का मामला हो, हम उनको साथ मिलाने के बजाय हम उनको मेजॉरिटी के डंडे से काबू करना जो हम शुरू कर रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी रेलेवेंस है पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ। इसी के लिए वो मेजॉरिटेरियनिज्म की इस्तिलाह भी कॉइन हुई है, यही आइडिया है। हाँ बिल्कुल, कि आप ये समझें कि जी हम मेजॉरिटी में हैं तो हम अपने लिए सारे फैसले खुद कर सकते। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा था राना साहब, कि क्योंकि सईद नकवी जो हैं वो मुस्लिम आइडेंटिटी या मुसलमानों का जो रोल है इंडियन सोसाइटी उसके ऊपर लिखते रहे, मतलब उनकी किताब तो बहुत मशहूर है, बीइंग अदर इन इंडिया, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो जो इस वक्त राइट विंग की या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो एक अदर क्रिएट करती है कि एक मुसलमान है जो तमाम मसाइल जिनके ऊपर डाल दिए जाएं। मतलब वो इतना हद तक पहुंच गया है कि अभी कल परसों, अभी कुछ ही दिनों पहले अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक रैली में कहा कि ममता बनर्जी जो वेस्ट में हैं और वो एक, आपको पता है कि लेफ्ट की एक पॉलिटिशियन है और वहाँ वो चीफ मिनिस्टर हैं, कि वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल इसलिए उठा रही हैं ताकि मुसलमानों को खुश करें। तो मतलब अब जबकि इसमें मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं था। वो तो बाकायदा सलूट मार मार के आपको बता रहे हैं। तो आपने, यानी वहाँ एक अदर क्रिएट करना है। तो मुझे तो एक चीज़ ये लगता है कि ये जो आइडिया है इस किताब का, कि अगर एक सोसाइटी जिसमें दोनों तरफ यानी एक ताकतवर ग्रो है और वो एक ऐसा अदर क्रिएट किया जिसके ऊपर हर चीज़ वो डाल देता है, वो अदर ही अगर उस सोसाइटी से निकल जाएगा तो अब सोसाइटी कैसे शेप अप होगी? जी, बहुत खूबसूरती से आपने उसको विजुअलाइज किया है कि इसी तरह के है कि ये अदर। अच्छा, इसका एक लार्जर कॉन्सेप्ट भी है।
उसका ताल्लुक जो है वो इकोनॉमी से भी है, और उसका ताल्लुक जो है वो जो कैपिटल क्लास है, जो पैसा जो है इन्वेस्ट करती है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को ओन करती है, उसके साथ भी है। ये जो बीइंग अदर है या क्रिएटिंग अदर का जो फिनोमेना है, इससे ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट शायद ही कोई क्रिएट हुआ है जो कि लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से हटा देता है। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया में जो अक्रॉस द बोर्ड तरक्की हो रही थी और एक मिडिल क्लास जनरेट हो रही थी, चाहे उसका ताल्लुक मुसलमानों से था या ईसाइयों से था या और तबकात मज़ाहिब से था, हिंदुत्व की और बीजेपी की और मोदी की ये जो एक नई तरह की बयानिया है भारत के लिए और भारत को एक नई शक्ल में पेश करने की जो कोशिश है, इसका ताल्लुक इंडिया की गुर्बत को बरकरार रखना है। इससे इंडिया की गुर्बत जो ख़त्म हो रही थी और अक्रॉस द बोर्ड तरक्की हो रही थी, इस तरह के बयानिए से और इस तरह की सो कॉल्ड सुप्रेमेसी जो है, उससे उनकी माशरे में होने वाली जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत वीक होगी, और उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को और इस पूरे खित्ते को बहरहाल उस सिमत में देखना पड़ेगा। तो ये बात दुरुस्त है कि बीइंग अदर, अच्छा ये एक बहुत ही इजी जो है वो तरीका है किसी सियासतदान के लिए अपने बयानिए को एक्सेप्ट करवाने का कि आपका मज़हब और आपकी कौम और आपकी जो शनाख्त है वो ख़तरे में है जी। और माइनॉरिटी के हाथ में ख़तरे में है। बड़ी अजीब सी बात है कि लोग पहले ही माइनॉरिटी में, उनसे मेजॉरिटी को ख़तरा है। हम इसका तजुर्बा 71 में कर चुके हैं। हमें भी यही बताया गया था कि ये 71 ये जो बांग्लादेश वाले लोग हैं ये जबर कर रहे लेकिन हैं उसमें और एक जुल्म कर मसला रहे ये था ना हैं। कि बांग्लादेश वाले मेजॉरिटी में थे। हाँ, मतलब हाँ, वो ये भी एक अनोखी दास्तान है हमारी कि बिल्कुल। अब बड़े मज़े की बात है, हमने उनको माइनॉरिटी बनाने के लिए अपनी शनाख्तें ख़त्म कर दी। 1 यूनिट का फार्मूला ले आए कि जी कुछ नहीं। अच्छा, फिर भी इसमें अब मैं एक चीज़ और शामिल करना चाह रहा था कि अब क्योंकि सही तकवीर जो है, क्योंकि एक मार्क्सिस्ट हैं, एक लेफ्ट के आदमी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी हद तक एक बड़ा आइडियोलॉजिकल सा क्रिटिसिज्म है असल में ये, मतलब उन्होंने एक अपनी खास आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा है इस चीज़ को, क्योंकि फिर वो इसमें क्लास स्ट्रगल को लेकर आ गए हैं जब। अच्छा, थोड़ा सा मैं जान रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा प्लॉट बताया ना कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कि ये शुरू कैसे होता है ड्रामा पहले इससे। हाँ, ये इस पॉडकास्ट की शायद जिन लोगों ने इस किताब को नहीं पढ़ा या जो इस स्टोरी से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले, अच्छा अगर आप ने नहीं पढ़ा तो आप उसको इंटरनेट पे ये किताब उर्दू तर्जुमे के साथ दस्तयाब है, आप तलाश कर लीजिए, जब मुसलमान लापता हो गए। तो ये PDF की फॉर्म में आपके पास दस्तयाब है, आप उसे पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा इसके पेजेस नहीं हैं, तो बहुत थोड़ी सी टाइम में ये आप इसको पढ़ लेते। प्लॉट ये है कि यकायक एक दिन तमाम तर आम सी खबरों के दरमियान एक खबर आती है कि जी सब लापता हो गए, सब चले गए। तो वो टीवी एंकर जो होता है उसको समझ नहीं आती कि ये जो रिपोर्टर खबर लेकर आ रहा है ये कौन कहाँ चला गया, क्या हो गया, और कौन सब लोग हैं जो गायब हो हाँ गए। कौन लोग चले गए, कहाँ चले गए, क्या है ये, मतलब यहाँ भी अगर कोई एक शख्स आ जाए कहे सब चले गए, तो वो कौन कहाँ चला गया, क्या हो गया। तो वो कहता है जी वो सब चले गए और ये सारे, और अपने साथ अपने अमारतें भी ले गए, और अब हिंदुस्तान निशानियां में भी ले कुछ गए नहीं अपनी। बचा। वो क्या ले गए, कौन था, अरे वो मुसलमान सारे चले गए। वो अपने साथ अमारतें ले गए, ताजमहल ले गए, कुतुब मीनार ले गए और अपनी कब्रें ले गए। इतनी बड़ी आबादी है, कहाँ ले गए, कैसे चले गए, और कहीं से रास्ते से गुजरे होंगे, कहीं गए होंगे, नहीं जिसका नहीं पता कहाँ कहाँ चले, बस चले गए। कहाँ चले गए जी, कुछ लोग कह रहे हैं कश्मीर चले गए। तो क्या ये सारी चीजें कश्मीर में समा सकती हैं? इतनी बड़ी आबादी इंडिया से अगर कश्मीर में चली जाए तो किसी ने इंडिया से कश्मीर से कंफर्म किया है कि क्या हुआ? नहीं जी, वहां से तो कोई, अभी हम राब्ते कर रहे हैं,
तो समझ नहीं आ रही कि क्या है, इसी तरह हमें भी समझ नहीं आ रही। तो वो एंकर कहता है कि जी ये तो कोई व्हाट्सएप की बकवास लगती है, ये चीज़ तो ये ऐसे ही कि सही। किसी ने चला दी और तुम हम नहीं वो कहता है जो लाया, नहीं ब्रेक हो रही है, बाकायदा न्यूज़ एजेंसीज ब्रेक कर रही हैं, बता रही हैं कि जी ऑल वैनिश, लोग खड़े हुए थे, वो वीडियो बना रहे थे कुतुब मीनार की और एकदम से एक धुआं सा आया और कुतुब मीनार गायब, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। कब्रें, वो जो कश्मीर का गुरु है जो वहाँ जी दफन है, जी वो उसकी कब्र वहाँ नहीं है। सब जेलों में जो मुसलमान थे हम्म, वो नहीं है। वो ज़्यादा बड़ा मत वो बड़ा मसला है कि जी ये सारे क्रिमिनल्स कहाँ चले गए। तो वो जो जिनकी पेशी होनी थी क्या हुआ? अदालत वो में, कोर्ट्स, जिनको जाना कोर्ट खड़ी हुई है, जज साहब कह रहे हैं लेकर आओ, तो वो कह रहे हैं हो कोई सकता है नहीं। कोई मुसलमान जज हो वो खुद गायब हो गया हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं अच्छा नहीं हुआ। स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ये जो मुल्जिम जितने थे वो कोई नहीं था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये इसी तरह स्टोरी एक एमर्जिंग स्टोरी की तरह डेवलप होती है, आगे बढ़ती है, तो पता चलता है जी कि ये बात बिल्कुल कंफर्म है और मुसलमान जो हैं वो अब नहीं हैं सोसाइटी में, मुआशरे में नहीं हैं और ये जगहें इनकी नहीं हैं। तो अब अगला सवाल पैदा होता है कि वो जो असासे छोड़ के गए हैं उनका क्या। उनका क्या हो। उनको वैसे यहाँ पे मैं एक बात कहूँ देखने वालों के लिए, खासतौर पे जो हमारे नए बच्चे ना, वो उनमें एक बहुत मशहूर सीरीज है एवेंजर्स की। हाँ तो वो उसमें तो अच्छा, थैनोस जब वो चुटकी बजा देता है हाँ तो उसके बाद ये होता है कि आधी आबादी कायनात की गायब हो जाती है। तो ये उसी की एक काइंड ऑफ आप एक क्लू ले सकते हैं। आप क्यों ले क्या, सकते हैं, हाँ विजुअलाइज कर सकते हैं हाँ कि जी कि एक मतलब गैप क्रिएट हो वो गया। उसमें दिखाते हैं जैसे वो लोग जो है वो धुआं बन के उड़ रहे हैं और वो क्या हाँ मट्टी के जर्राद बन के उड़ जाते हैं। तो उस तरह की कोई कहानी ये इंडिया में हो गई है कि इंडिया के सारे मुसलमान गायब हो गए अब अपनी बिल्कुल गायब। निशानियों इमारतों के साथ। तो अब बिल्कुल। क्या होगा फिर? अब गालिब क्या का होगा? मकबरा भी नहीं रहा। अच्छा, मजे की बात ये होती है कि बजाय इस बात के सवाल हो कि ये लोग क्यों चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं और ऐसा क्या हुआ है कि ये हो, इस बात पे सवाल शुरू हो जाता है नेशनल मीडिया में और टेलीविजन चैनल्स में कि ये जो असासे छोड़ के जो गए हैं उनका क्या होगा और उनको कौन जो है वो क्या किसको मिलेगा, इस पे गुफ्तगू शुरू हो जाती है। और जो उनका लोकल बॉडी सिस्टम है वो बैठ के फैसला करता है कि जी अच्छा ये जो भैंसों का वाड़ा है ये फुलां को मिल जाएगा और ये जो हवेली है ये फुलां साहब को मिल जाएगी। और कुछ लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। कुछ सहाफ़ी जो हैं वो खुद इतने अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि वो अपने बेगमात को और कुछ लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि जाओ फुलां जगह को देखो, अगर कोई नहीं है तो वहाँ कब्ज़ा कर लो, वहाँ बैठ जाओ। अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि वो सहाफ़ी जो टेलीविज़न प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी बेगम को बड़ी दिलचस्पी होती है एक वाड़ा बनाने में। वो फ़ौरन गाड़ी लेके निकलती हैं अपने मोहल्ले में जो करीब तरीन वाड़ा था जहाँ पे भैंसों का एक भैंसें पली हुई थी। तो वो जाती हैं तो उनको लगता है कि जी वो तो इलाके की जो काउंसिल थी, उस काउंसिल ने मिल के ये फ़ैसला कर लिया कि जो बिल्कुल निचला तबके का है उस इलाके का बंदा, वो जो है वो अब ये पालेगा भैंसें। अच्छा, निचला तबका यानी कि वो हाँ, शूदर जो हैं वो यानी वो बिल्कुल, मुसलमान, ये क्या कोई अनटचेबल्स जो हैं। टेंजेंट ड्रॉ किया मुसलमानों के साथ। नहीं, उन्होंने ये किया है कि चूँकि ये बिल्कुल गरीब तबका है और वहाँ का जो कम्युनिटी सिस्टम था, उन्होंने एक दल्लत जो है, चूँकि वो सफाई-वफाई करेगा और वो सारी चीज़ें करेगा, तो और बड़ी ज़ात वाले तो सफाई नहीं करते, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता इन चीज़ों को हाथ लगाना, तो वो दल्लत करेगा। अब वो जो खातून वहाँ पहुँचती हैं लेने के लिए या उस पे कब्ज़ा करने के लिए, तो वो कहती हैं कि अब क्या मुझे एक दल्लत के हाथ से निकला हुआ दूध पीना पड़ेगा? ओह 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 अच्छा, ओके, कोई यहाँ अब पहुँचना अब था। यहाँ पे वो आ गई ये कास्ट। अब यहाँ से वो सवाल शुरू होता है इंडियन सोसाइटी का कि अगर मुसलमान इस सोसाइटी में नहीं होंगे, तो क्या दल्लत जो हाँ, हैं वो इस माशरे के पंडित के साथ बैठेंगे या इस माशरे का पंडित जो है वो इस दल्लत के साथ बैठेगा, उसके पास वोट लेने के लिए जाएगा, उससे गुफ्तगू करेगा। ये जो गैप है, यही वो गैप है जिस पे पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है। और आपको बताया जाता है कि जब ये एक इलेक्शन आने वाले हैं, तो पूरी रियासत जो है वो इस सवाल में पड़ जाती है कि अब हम इलेक्शन करवाएं कि ना करवाएं, क्योंकि जो रूलिंग एलीट है
उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है और उसके वोट काउंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है कि दलित का वोट अब किसको मिलेगा, दलित का वोट किसको मिलेगा? मुसलमान तो नहीं है, तो अब और वो अक्सरियत में है। अच्छा, वो उससे उन्होंने उसका जो वोट बैंक एक वो जो एक माइंडसेट होता है उसको भी हाँ, कि भाई अब दलित तो दलित ही हैं अब तो। हाँ वो दलित है, उनकी नुमाइंदगी मुसलमान तो कर सकते थे, उनके यहाँ क्लास सिस्टम नहीं है, तो वो एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी खाते थे, वो एक दूसरे के साथ राब्ते भी रखते थे, समाजी राब्ते भी करते थे। और जो हिंदुओं की बड़ी एलीट पॉलिटिकल क्लास है वो मुसलमानों के जरिए दलित के साथ राब्ते में थी और उनका वोट बैंक ऐसे मटीरियलाइज होता था वहाँ। अब मुसलमान नहीं, तो वो जो पंडित जी हैं, क्या वो वोट मांगने के लिए इन बस्तियों में जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि अब इलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो दलित के नुमाइंदे तो दलित जीत जाएंगे, और दलितों के जीतने का मतलब है कि इंडिया में पंडित की जो हुक्मरानी है वो तो खतरे में पड़ी। ये तो अक्सर अकलियत में है और इन्होंने कभी दलितों के साथ ताल्लुकात दुरुस्त रखने की और बनाने की कोशिश भी नहीं की। तो क्या होगा? दलित, क्या हम दलित वजीर आजम कबूल करेंगे? ये बहस शुरू हो जाती बहुत जल्दी, तीसरे चौथे सीन से ये बहस शुरू हो जाती कि क्या अब हम हुक्मरानी छोड़ दें और हम माइनॉरिटी बन जाएं, क्योंकि अब जो पंडित है वो माइनॉरिटी बन जाएगा और दलित का वजीर आजम होगा। क्या किया जाए? तो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि अब इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। वहां भी बहुत खूब। यही सवाल शुरू हो जाता है कि क्या किया जाए, क्या इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं या फिर हम मुसलमानों की आमद तक मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि जब तक मुसलमान नहीं आएंगे इक्वेशन खराब हो जाएगी। हाँ, इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं वो होगी। बैलेंस नहीं हो पा रही। तो मुसलमान माइनॉरिटी उस स्टेटस को का एक हिस्सा है जो स्टेटस को इस वक्त वहां कायम है। बड़े कमाल नुक्ता निकाला, और जैसे मतलब- ना बात लगता है अब सुनने के बाद सामने की थी, हाँ, लेकिन हम हमारे लेकिन हाँ, वो उस हमारी एंगल अकल में, में नहीं उस आता। ट्रायंगल में जब एक पहलू निकल गया हाँ। तो दूसरा पहलू तो वो दूसरा नॉर्थ और साउथ है। हाँ, वो अलग एक अलग हाँ, मसला वो एक है। अलग मसला है। नहीं, इस पर क्या होता है? नहीं, कमाल ये ना कि जैसे अब सुनने के बाद तो लगता है यार ये हमें दिमाग में क्यों नहीं बात आई है। जैसे वो एक शेर होता है ना, सैलम मुमतना, कि कोई कह दे तो कहने के बाद लगता है कि यार हम क्यों नहीं कह पाए, और जब बात तो कहने ये- बैठो तो क्या बात तो समझ कहानी आसान- जाती। और यही इसको इस बहुत खूब, प्लॉट बहुत की खूब, खूबसूरती बहुत है कि इतनी आसानी सादगी से ये बयान कर इस मसले को उजागर करती। फिर उसमें बहस शुरू होती वाह, कि मुसलमान जो हैं वो क्या उनकी बात। हिस्ट्री क्या थी, उन्होंने क्या किया था यहाँ पर जो हम अब नहीं कर पाते। उसमें फिर बहस शुरू होती है कि जी आर्ट देखें, कल्चर देखें, उन लोगों को बुलाएं, उन लोगों के आपस के ताल्लुकात देखें, ये मुसलमान गए क्यों हैं, नाराज किससे हैं। तो वो कहते हैं कि जी आप उनको इस बात पे मार देते हैं कि उनके फ्रिज से जो है वो बड़े का गोश्त निकल आया। बीफ निकला है। ऐसे कई हादसात हुए वहां पे जहां सिर्फ इस खदशे के नजर के उसके फ्रिज में मौजूद था, लोगों की कत्ल हो और गई। कई कई केसेस में तो ये साबित भी नहीं हुआ कि वो कि बीफ वो था, बीफ था, वो रेड मीट था। वो रेड मीट मतलब नहीं, वो फ्रिज में रखा बकरे का हुआ गोश्त था बकरे का या गोश्त दुम्बे भी का था। था। हाँ। अब इस तरह की बातों में वो ताल्लुक मुसलमानों के साथ जो बुरे हालात हैं वो सारी चीजें वो करते हैं और उनका वो भाई इस वजह से चले गए। तो उन्होंने कहा इस वजह से ये ताल्लुकात ये ऐसे क्यों हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था। तो वो जब नहीं था तो उस तरफ बहस जाती है कि क्यों नहीं था, और हिंदू मुसलमान मिलके जो एक इंडिया बना था और एक इंडिया की सोसाइटी दुनिया भर में मुतारिफ हुई थी और वेल्थ जनरेशन हुई थी और ये अमीर तरीन तब खित्ता था दुनिया का कि अंग्रेज लुटेरे यहाँ पर आए थे, लूटने के लिए आए थे, वो यहाँ पे आपको नॉलेज देने नहीं आए थे, ठीक है ना। वो पुर्तगीज से आए थे, वहाँ से आए थे, लूटने के लिए आए थे। और जब वो यहाँ देखते थे कि बादशाहों की बर्थडेज पे उनकी जो खैरात होती है वो उनके वजन के मुताबिक सोना और चांदी होती। तो वो एक राइटर ने लिखा है कि मुझे यकीन नहीं आता था कि क्या ये बादशाह के वजन के बराबर सोना अवाम में तकसीम होगा। तो मैंने वो थैलियां खोल के देखी कि वाकई उसमें गोल्ड था या उसमें कोई रेत तो नहीं भरी हुई थी। और हल्के फुल्के बादशाह भी नहीं होते थे। क्या पता, वो उनके तो अपने ही एक वाकया था। तो सर फिर इसमें ये होता है कि ये
सिचुएशन पैदा होती है इन हालात के तज्जिए के लिए, तो कुछ सेंसिबल लोग ये बात करते हैं कि हम एक अदालत लगाएं और ये मुद्दा डिस्कस किया जाए कि मुसलमान इतने नाराज क्यों हुए कि वो एकदम से यहाँ से उठ के चले गए। तो उसमें कुछ जजेस बुलाए जाएं, वो बड़े मोतबर नाम है। मैं उसकी खूबसूरती खत्म हाँ, नहीं बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहता, नहीं, आप उसको हाँ, जरूर बल्कि नहीं, पढ़ें। मैंने तो इरादा कर लिया है ये किताब पढ़ने का, और मेरे ख्याल से जो देखने वाले हैं उनमें से भी बहुत लोगों ने इरादा कर लिया होगा ये किताब पढ़नी चाहिए। तो वो ज्यूरी जब बैठती है तो उसके सामने एक मुसलमान आते हैं और एक हिंदू भी आते हैं, फिर वकील भी खड़े होते हैं और उनसे सवाल जवाब, उसमें गुफ्तगू शुरू होती है। और जो उसके स्पेक्टेटर्स हैं उस ज्यूरी के, उसमें दल्लत, दलित। हाँ, होते एक्सपेक्टेटर्स में ही है वो। उसमें बैठते हैं। और एक लम्हे जब ये डिबेट थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो वो वहां पर भी एक आवाज उठती है और वो कहा जाता है कि ये दोनों तबकात मिलके हमें काबू में रखने के लिए ये सब इतनी बहस चला रहे हैं। वाह। अच्छा, आप ये देखें तीसरा रुख निकल आया। क्योंकि जब दो तबके हाँ, आपस में हाँ, बहस कर उनका- रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप हमसे नाराज क्यों और आप मैं हमसे नाराज क्यों, हम्म। तो एक तीसरा तबका उठता है, वो कहता है ये दोनों हम पे हुकूमत करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और हम इतने सादे हैं कि हम इनके साथ जो है वो इनकी बातों में आ रहे हैं। हो नहीं सकता, ये इंडिया इंडिया का होगा। क्या एक नई बहस, उस सही। पे नया एंगल शुरू हो जाता। इस बहस पे भी बात होती है कि जी जब रियासत बनी थी तो एक मुसलमान रियासत बनी तो दूसरी सेकुलर कैसे बन गई, उसको हिंदू रियासत बनना था, अगर जी। कॉन्ट्रास्ट था तो हिंदू रियासत बननी थी। उस पे फिर नेहरू के बातें और उनके गुफ्तगू, और उन्होंने उस वक्त एक सेकुलर इंडिया का नारा क्यों लगाया। अगर वो नहीं लगाते तो वो मुसलमान कश्मीर को साथ नहीं रख सकते, अच्छा, हाँ, जो इंडियन नहीं, ऑक्यूपाइड मैं- कश्मीर है वो। क्योंकि कश्मीर के ऊपर उनका, अगर वो कहते कि हम हिंदू इंडिया हैं तो फिर कश्मीर तो नहीं है। आप और मेरे ख्याल से सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि हैदराबाद भी पे है, भी बहुत सवाल दक्कन की उठेगा, और रियासत है, लखनऊ की रियासत, दीगर रियासतों पे भी सवाल बहुत सारी उठता जो अंदर स्पॉट्स हैं। मतलब आप, ये उसकी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जो ये कहती है कि सेक्युलर हैं तो फिर सब उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही अफसोस की सूरत हाल नजर आती है कि इस वक्त मोदी साहब जो हैं वो बगैर किसी एक यूनाइटेड इंडिया के ख्वाब के, एक शाइनिंग इंडिया के ख्वाब के, वो एक हिंदू इंडिया के नारे को और एक हिंदू इंडिया की पहचान को दुनिया भर में आगे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इस ड्रामा लेकिन में इसमें मीडिया ये जरूर है कि मतलब एज अ पाकिस्तानी हमको ये अफसोस नहीं करना चाहिए अगर ये कोई अमेरिका से अफसोस करते हुए नजर आए हमें, और किसी मुल्क से नजर आए जो खुद भी सेकुलर प्रिंसिपल्स पर चलते हों और वो ख्वाब देखते हो, तो उनका बनता, हमारा बनता नहीं अफसोस ये वाला। नहीं देखें, हाँ, हमने जो तजुर्बात किए हैं गुज़िश्ता 70 सालों में, हमें ये समझ जाना चाहिए कि इन दोनों माशरों की जो तरक्की है वो मेजॉरिटी रूल में नहीं है, वो इंक्लूजन में है। और वेल्थ जनरेशन जो इंडिया में हुई वो किसी एक के मेजॉरिटी से नहीं हुई, वो सबको अपने अपने हिस्से का, सबको अपनी अपनी महारत के मुताबिक काम करने का, जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप सबको एक साथ मिला के शामिल करते हैं। तो ये इस रीजन की बदबख्ती होगी, इस रीजन के अगले 100 साल की जो है वो तबाही होगी कि हम इस रीजन को इसकी खूबसूरती को एक सेकुलर खूबसूरती देने के बजाय हम इंडिया को हिंदू इंडिया बना दें और मुसलमानों को पाकिस्तान इंडिया बना दें। ये हमारे लिए एक बड़ा इस रीजन की गुर्बत जो है उसकी कायम रखने के लिए इससे अच्छा नारा शायद कोई ना हो कि ये रीजन जो है वो गुर्बत को ख़त्म करने के बजाय वो हिंदुइज़्म को बढ़ाते रहें और हम जो है वो मुसलमानों को बढ़ाएं। अच्छा, इसमें ड्रामा में एक चीज़ और भी है कि जो पूरी सिचुएशन है इसमें मीडिया का भी एक पूरा रोल दिखाया गया है कि मीडिया किस तरीके से अब चीज़ों को आगे बयान करेगा, और हमने उसकी कुछ झलक मीडिया की, इंडियन मीडिया की ख़ास तौर पे इस हालिया जो मई में जो कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी देखा। तो इस पर आप क्या देखते हैं कि जो इंडिया का मीडिया है, जिस तरह उसको इस ड्रामा में दिखाया गया है, और उससे हटकर भी, आप खुद मीडिया उस्ताद हैं, पढ़ाते भी हैं, आप देखते हैं तो क्या लगता है कि इंडिया के मीडिया के साथ क्या हुआ? क्योंकि इंडिया का जो मीडिया था उसका माजी बहुत अच्छा खासा शानदार माजी है, प्रिंट जब तक मीडिया था, और वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरजेंसी के ज़माने में भी
इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लिखने वाले लोग थे, जिन्होंने खुद हिंदुत्व की जो पूरी तहरीक थी इसके खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा और रेजिस्ट किया। अब सिचुएशन क्या बदल गई है वहाँ पे? रेजिस्टेंस खुद पाकिस्तानी कल्चर में भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी हमने हमारे जर्नलिस्टों ने हमारे बहुत रेजिस्ट हमारी किया है। हमारी जर्नलिज्म जो है उसने अगर सबसे अच्छी नहीं तो कम से कम एक बहुत तवाना आवाज़ होना साबित किया है। हर रजीम में साबित, अयूब खान के दौर में हुआ, बिल्कुल। ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ, इवन आज भी जब हम हाइब्रिड निज़ाम जैसी बात कर रहे हैं तो उसमें भी। और यही रेजिस्टेंस हमें इंडिया में भी बड़ी मोतबर नज़र आती है, बहुत बड़े नज़र आते हैं। मीडिया का जो कॉरपोरेट टच है और उसका जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट है, ये बहुत खूबसूरती से इस किताब में हाईलाइट हुआ है। मिसाल के तौर पर एक हिंदू चैनल जो है वो कवरेज कर रहा होता है, तो उससे कहा जाता है कि जनाब वो मुसलमान सारे तो चले गए। तो कहता है यार वो मुसलमान चले गए तो अच्छा वो जो हमारी हिंदू रिपोर्टर है उसको भेजो। तो कहते वो दलितों में तो नहीं जाएगी, वो तो उसको रिपोर्ट ही नहीं करेगी। या वो जो है वो उसकी वो बीट ही नहीं रही, वो पहले काम ही नहीं कर रही थी उस पर, तो वो गैप है, वो नहीं हो सकता। तो फिर वो कहते हैं अच्छा यूं करो कि तुम ना किसी एक हिंदू को मुसलमान रिपोर्टर बना दो और उससे मुसलमानी वो रिपोर्टिंग करवाओ उनकी कि जी मुसलमान कैसे हो गए। तो ये एक शक्ल वो बता रहे हैं कि मीडिया का जो कॉरपोरेट डंडा है और उसका जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट है वो इतना खतरनाक है, और जो मीडिया कैप्चर है उसका कोई मज़हब नहीं है, जब चाहे उसका दिल उसका चाहे यहाँ को वहाँ कर दो, वहाँ उसका को यहाँ कर इंटरेस्ट दो। जो है वो किसी और तरफ, वो इस तरफ है कि जी उसकी रेटिंग किस तरह से बनती रहे, लोग उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, सही गलत की बहस उसमें नहीं है। तो मीडिया का जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट है वो बहुत ही जो है शार्प लाइन में नज़र आता है। और आजकल इसको समझाना बहुत आसान है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है इसमें सदाकत या सच्चाई या ऑब्जेक्टिविटी या ख़बरों की दुरुस्त होना या ख़बरों का तस्दीक शुदा होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एथिकल वैल्यूज़ समझी जाती। और प्राइमरी वैल्यू जो आपको मोनेटाइज करवाती है वो आपकी रीच होती है और वो आपकी अप्रोच होती है कि आपको कितने आई बॉल्स देख रहे हैं, कितनी देर तक देख रहे हैं, किस रीजन के लोग देख रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, ये मीडिया पे तो भी हम और बात भी करेंगे। मुझे एक बात ज़हन में आई कि इस किताब में बीजेपी का जो रोल है हिंदुत्व को या वहाँ के हिंदू एक्सट्रीमिज़म को बढ़ाने में, तो उस पर ज़रा खुल के क्रिटिसिज्म हुआ कि अगर मुसलमान ही नहीं है तो फिर मोदी जी कहाँ से वोट मांगेंगे, वो अब की बार 400 पार कैसे होगा और वो सारा ड्रामा कैसे होगा इनका। कैरेक्टर्स तो शायद आप जब उसको पढ़ें तो आपको नजर आ जाए, कोई मोदी भी नजर आ जाए, सेटल कोई तरीके अहमद से। शाह भी उसमें आपको नजर आ जाए, कोई ना कोई उसमें नजर आ जाए, लेकिन नाम नहीं है। सही है। वो एक फिक्शन की ज़रूरत होती है कि वो बल्कि हमें असातिज़ा बताते थे कि जर्नलिज्म में तारीख और नाम दुरुस्त होते हैं, स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फिक्शन में स्टोरी दुरुस्त होती है, नाम और तारीख पे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सही। अच्छा, मीडिया के बाद वो Thank भी you. हम जो कर रहे थे पॉडकास्ट से हाँ, पहले तो वो मैं उसको ज़रा जी। कंटिन्यू करना चाहता हूँ उसमें। एक तो ये कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है मीडिया का, जो लोगों को जो है वो सिर्फ़ अपने साथ जोड़े रखने का जो उसका टारगेट है, ये बड़ा ही ख़तरनाक पहलू है। और ये जो डेमोक्रेसी और ख़ास तौर पे जो रूल ऑफ मेजॉरिटी है, इसके लिए ये जो है इस तरह का मीडिया बहुत ख़तरनाक काम करता है। अच्छा, अब इस ड्रामे में जो होता है वो भी इसी तरह की सूरत हाल है कि चैनल्स के मालिकान क्या सोच रहे हैं और रिपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं, और अगर किसी रिपोर्टर के शहरों में ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो अपने लिए क्या क्या जमा करना चाहता है, और वो सारी बातें होती हैं। इसको अगर हम आज के ये जो अभी 4 दिन का हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, उसके साथ जोड़ के देखें तो हमें लगता है कि सईद नकवी साहब ने जो चीज़ 2022 में जिस चीज़ की तरफ इशारा किया, वो इन रियल सेंस इन 4 दिनों में हमें नज़र आ गई कि जब इंडिया के टेलीविज़न, ख़ास तौर पे मीडिया ज़रा जेनेरिक टर्म है, उसमें और बड़ी चीज़ें हैं, उसमें इख्तिलाफ भी है, लेकिन टेलीविज़न ने जो काम किया वो जिसे गोदी मीडिया का लफ्ज़ कह देते हैं हम, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने
ना किसी ऑब्जेक्टिविटी का ख्याल रखा, ना किसी सच्चाई का ख्याल रखा, ना इस बात का ख्याल रखा कि कल को ये खबर जो है उसकी झूठ होना साबित हो जाएगा। और उनको क्योंकि पता आप भी था वो इस झूठ बकवास हाँ, कर वो रहे हैं। बकवास कर रहे मतलब हैं, झूठ एक तो बोल होता रहे है हैं, ना उनका कि किसी को आप ताल्लुक खबर नहीं है। ब्रेक कर रहे हैं और आपको ये गुमान है कि ये ठीक है गलत है, हाँ। उनको पता था कि वो बकवास कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, यस, लेकिन वो और बोलते वो गए बोलते बोलते गए। चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, फिर ग्राफिक्स बना रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई फ़िल्म इंडिया की, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री तो है, कोई नई फ़िल्म आने वाली है तो उसका शायद प्रोमो कोई इस तरह से बनाया जा रहा है बल्कि और इरफान साहब उससे इसमें एक शुरुआत चीज़, हुई। रवीश कुमार जो हैं वहाँ के बड़े, हुँ। अब तो हमारे यहाँ पे बहुत मशहूर हैं वो जर्नलिस्ट, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा बाद लोगों ने इसको ये कवर अप करने की कोशिश की कि वॉर में तो प्रोपेगेंडा होता है। उन्होंने कहा भाई प्रोपेगेंडा दुश्मन को मिसलीड करने के लिए होता है, अपने लोगों को मिसलीड देखिए ये ना हर वॉर 2 महाज पे लड़ी जाती है। एक महाज उसका जंग होता है और दूसरा स्टोरी। हुँ, तो मोदी की स्टोरी जो है, उन्होंने बस इतना ही देखा कि मेरी जो वोटर हैं उनको एंटरटेनमेंट हाँ, उनको डिटेन कर एंटरटेन मिलना चाहिए कि पाकिस्तान की हमारी सेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस गई और लाहौर की जो क्या है पोर्ट है लाहौर की हमें भी पता चला कि शायद पाकिस्तान ने इतने अरसे से कोई पोर्ट लाहौर में भी छुपा रखी है वो हो गई। और और फिर कराची की बंदरगाह कराची की तबाह हो बंदरगाह, गई। बल्कि वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी कमांड पे फौजें चल रही हैं। हाँ, वो तो एंकर वो है। तो कह रहे थे कि भाई घुस जाइए और तबाह कर दीजिए और ये कर और दीजिए 21 और मिसाइल तो 21 लगेंगे। मिसाइल मतलब हमें हमें हम हमारे चेहरों पे हंसी जरूर आ रही है, लेकिन दिल रोता है कि इतना बड़ा कॉरपोरेट मीडिया इतनी लॉन्ग हिस्ट्री के साथ, जिसकी हम तारीफें करते हैं, क्योंकि हमसे इनकलाबी बहुत पहले करते आ हैं, गया हमसे था बहुत वहाँ। पहले वहां पर आ गया था। तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो समझने की और सीखने की बात है इसमें वो ये है कि जब तक हम लोग, अब ये दौर वो नहीं है कि जिसमें कोई शख्स आपको सच्चाई देगा। अब जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो रियासत के चैनल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि रियासत झूठ बोल रही है, या 3-4 मालिकान नहीं है जो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और वो कोई जियो चला रहा है, कोई ARY चला रहा है, तो हम उन 4 लोगों को बिठा के कह दें कि यार आपने जो है वो क्या दिखाना। अब ये लोगों का अपना सेंस है कि वो किसको बिजनेस दे रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो जिस कंटेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सदाकत, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रूथ इसको तलाश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सेंस को फॉलो नहीं करेंगे और इसी तरह एंटरटेनमेंट को ही फॉलो करते रहेंगे और परसेप्शन जो आपको लगता है कि हमारी फौजें जीत जाएं, आप बस आपको यही ख्वाब देखना है जो कि हमारी ख्वाहिश है फौजें आपकी। जीत, ख्वाहिशात, इनको फॉलो करते रहेंगे तो फिर जो मीडिया इस एल्गोरिदम के नतीजे में डेवलप होगा उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी ट्रूथ हो। अच्छा, वो मैंने राना साहब से पे कई दफ़ा बात हुई हमारी, और आप चूँकि मीडिया पढ़ाते भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो मेरा तो तजुर्बा ये है कि मैंने मसलन अगर किसी PTI वाले ने कोई मुझे फ़ेक न्यूज़ भेजी, अब उसमें नज़र यही आ रहा होता है वो PTI के हक़ में होती है। कोई नून लीग वाला भेजता है तो वो PTI के ख़िलाफ़ होती है। तो मैंने 100% ये देखा है कि फ़ेक न्यूज़ का हम शिकार नहीं होते सिर्फ़। फ़ेक न्यूज़ के पीछे हमारी जो ख्वाहिश कार फरमा होती है, हम वो सिर्फ वही आगे बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई, के मसलन है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई खबर आए और मुझे कोई नून लीग वाला भेजे। सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर एक क्राउड मीडिया है ना, और इसमें देखें फेक न्यूज़ पे हमने एक छोटी सी स्टडी करवाई अपने डिपार्टमेंट में, तो हमें पता चला कि फेक न्यूज़ को फैलाने वाले पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, जी, उनके वो क्या होता पॉलिटिकल है, एक्टिविस्ट्स मीडिया हैं। ये सेल्स होते हैं उनके। सहाफ़ी नहीं फैलाते। जो फेक न्यूज़ का एक तूफान आता है, वो फैलाने वाले लोग जो हैं वो अपने अपने चैम्बर्स के जो हैं जी। वो एक्टिविस्ट्स होते हैं। जैसे वो बीजेपी का एक अप बड़ा मशहूर मीडिया सेल है अपना हाँ, उनका। बल्कि फंसा भी वो तो दुनिया, वो जो एक स्टडी हुई थी जिसमें फेसबुक के बहुत सारे जी, अकाउंट्स जी। बंद हुए, जी, जी, जी। पाकिस्तान के भी बहुत सारे अकाउंट्स उस पाकिस्तान ज़माने के में बंद बंधु। हुए थे। तो ये ऑपरेशन थी, जी, वो बिल्कुल। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के ज़माने। जो सवाल समझने का है इसमें वो ये है कि अ, मीडिया के जो यूज़र्स हैं उनको इतना मीडिया लिटरेसी लेनी होगी, किसी चीज़ को सब्सक्राइब करने से पहले, किसी चीज़ को व्यूइंग करने से पहले, किसी चीज़ पे अपना रिएक्शन देने से पहले, कि इस सब की एक इकोनॉमी है।
और वो इकॉनमी आपके लिए चाहे वो मुफ्त हो, लेकिन वो जिस चैनल को कंट्रीब्यूट करती है, जिस शख्स को कंट्रीब्यूट करती है, आपको ये देखना होगा कि आपके लाइकिंग से, आपके व्यूइंग हैबिट से, आपके वॉचिंग से वो वहाँ पर होगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि हमने जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेशन अभी तक उसके लिए शायद वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। हम डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी समझते हैं कि वो एमबीबीएस डिग्री होल्डर हों और वो हाउस जॉब करके सर्टिफाइड डॉक्टर्स हों। हम इंजीनियर्स के लिए ज़रूरी समझते हैं कि वो डिग्री याफ्ता हों और फिर उनके पास इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप हो। हम वकीलों के लिए ये समझते हैं कि वो एमबीबीएस हों, उन्होंने पढ़ा हो और फिर उनके पास बार का मेंबरशिप हो। हम सहाफ़ियों के लिए ये ज़रूरी क्यों नहीं समझते सर पैसे नहीं है कि ना उनकी तालीम हो सीधी सी बात है। उनकी सी आईबीए वालों ने डिपार्टमेंट बनाया सीए से। अब हाँ, वो जितने का वो मास्टर्स करवा रहे थे, कमाल हाँ, सिद्दीकी साहब हाँ, ने बड़ा अच्छा काम किया, वो हाँ, मेरे उस्ताद हैं। यस। लेकिन वहाँ पे मसला ये आया कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम इतना पैसा लगा तो नहीं आईबीए में आके सीजे में मास्टर डिग्री पे, आपको भी पसंद करते हैं, आपका काम भी हमारी सलाखों पर, लेकिन मार्केट में पैसे मिलेंगे कैसे वापस जाके? इंजीनियर तो सोचता है कि मैं इतना टाइम और पैसा लगाऊंगा तो मैं कमा भी लूंगा, डॉक्टर भी सोचता है, सहाफ़ी के लिए तो ये रास्ता ही नहीं है, वकील भी सोचता है कि हम कर वकील भी लेंगे। सोचता है। अच्छा देखें, इसका ताल्लुक हमने अपनी वो मीडिया की बुरहान जो किताब है उसमें इस सवाल को डिस्कस किया है। इसका ताल्लुक हुकूमत की उस सोशल फैब्रिक कंस्ट्रक्शन से है जिसमें हम रहते हैं। एक शख्स जो इंटरमीडिएट करके आर्मी में जाता है, उसका फ्यूचर, एक शख्स ग्रेजुएशन करके बैंक में आता है, उसका फ्यूचर, और एक शख्स एमए करके जर्नलिज्म करता है, उसका फ्यूचर। इस सिलसिले में जब तक हम सहाफ़ियों के लिए वर्किंग कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज़ नहीं करेंगे, उसे एक बाकायदा प्रोफ़ेशन जिस तरह से दीगर प्रोफ़ेशन एग्ज़िस्ट करते हैं, उस तरह से नहीं बनाएँगे, तो ये जो मशरूम ग्रोथ है सिर्फ़ आई बॉल्स कैच करने की, और ज़्यादा से आप देखें बेशतर वीडियोज़ आपके चैनल्स वो एल्गोरिदम में आती हैं, जिनकी हेडिंग कुछ और होती है, अंदर कुछ जी, और जी, होता है। बहुत अब तो बहुत ज़्यादा झूठ बढ़ मतलब गया है, बिल बहुत बहुत ज़्यादा। बढ़ अब तो गया। ये हो गया है वो कि रील्स आती है ना, हाँ, तो रील के ऊपर एक जुमला वीडियो पे लिख देते हैं वो। अच्छा, उसमें होता ये है कि मतलब राणा साहब की एक रील आ गई मसलन कि राणा साहब ने ये कहा है, अब वो पूरी रील ख़त्म हो जाती है और वो जुमला आता ही नहीं है। और उस अब लेकिन ये कि लोग बेचारे देखे जा रहे हैं। अच्छा, आप जो फरमा रहे थे कि लोगों की ज़िम्मेदारी है, जैसे मतलब आवाम को चाहिए कि एजुकेट हो, तो आपको नहीं लगता यू आर आस्किंग टू मच? क्योंकि मतलब इंडिया में हम देखें तो कम से कम वहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस तो फेयर है, अनलाइक पाकिस्तान। हमारे पास तो वोट डालने की इजाज़त रह गई है, गिनने की इजाज़त नहीं रही। इंडिया में अगर वो लोग मोदी साहब को तीसरी मर्तबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बिठा रहे हैं, तो ये कोई ज़हीन कौम है कि जो मीडिया में जाके जो है रिसर्च करेगी कि सही खबर क्या, गलत खबर क्या है? इसका ताल्लुक अगेन देखें उस डेमोक्रेसी के फैब्रिक से है जिस डेमोक्रेसी में वोटिंग सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तख्लीक किया गया है। ये डेमोक्रेसी जो है ये 19वीं सदी के बाद की और 20वीं सदी के शुरू की और 20वीं सदी के दरमियान की डेमोक्रेसी है, जिसमें कॉरपोरेट मीडिया, टेलीविज़न, अखबारात, रेडियो ये मौजूद थे, और ज़हन साज़ी के लिए जो नॉम चॉम्स्की की किताब है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट, वो ये बताती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट में एक प्राइम मिनिस्टर किस तरह के इंफॉर्मेशन रिजीम के अंदर से निकलता है। सोशल मीडिया ने उस रिजीम को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। सही। तो अब हमें डेमोक्रेटिकली नए इंस्टीट्यूशंस कायम करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया की मौजूदगी में आपको नेतन्याहू जैसा शख्स वज़ीर आज़म बनता हुआ नज़र आएगा, डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स वज़ीर आज़म बनता हुआ नज़र आएगा, मोदी जैसा शख्स बनता हुआ नज़र आएगा, और ये आउटराइटली जो है वो तौहीन होगी डेमोक्रेसी की। बिल्कुल। तो हमें डेमोक्रेसी के जो इंजीनियर्स हैं, डेमोक्रेसी के जो पढ़ने वाले और उस पे काम करने वाले लोग हैं, उनको सोशल मीडिया की मौजूदगी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। वरना ये सोसाइटी जो है वो पॉपुलरिज़्म और पॉपुलर ग्रोथ और ये इस तरफ जाएगी, तो फिर यही किस्म के हालात हमें नज़र आएँगे जो इसराइल पे हो रहे हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहे हैं, जो अमेरिका में है। मैं मतलब एक चीज़ सोचता हूँ कि अब इसको अगर हम थोड़ा-सा ये देखें कि आपने जिस कहा कि वो जो पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर था इन्फॉर्मेशन का, वो सोशल मीडिया ने आके उसको बिल्कुल बदल दिया। रूल्स ऑफ गेम बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, मीडियम ही तब्दील हो गए, अब तो सब कुछ हो गया। तो ऐसे हालात में मतलब
क्या मुस्तकबिल होगा इस पूरे लेगेसी मीडिया का? क्योंकि अब तो इसके एजेंडा को लीड करता है सोशल मीडिया। अब तो डेस्क पे बैठा हुआ एडिटर भी पहले देखता है कि आज क्या वायरल है तो मैं इसके ऊपर कुछ वो करूं, और इसका नतीजा ये निकला है कि हमारे इश्यूज गायब हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको लोगों की बात होती नज़र नहीं आती। बल्कि मुझे तो अब खदशा ये है कि जो अल्टरनेटिव मीडिया भी था या जो सोशल मीडिया भी था, उसके ऊपर भी वो आवाज़ें दबाने के लिए स्टेट्स के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। ताल्लुक जो है अगेन वो एक ख़ास तरह के माइंडसेट से है जिसमें बुनियादी चीज़ है, हमने शायद उनको उसी तरह से अस्यूम कर लिया। मिसाल के तौर पर हमें लगता है खबर मुफ्त होती है। अगर खबर मुफ्त होगी तो वो किसकी खबर होगी? जो लाखों रुपए लगा के खबर जनरेट करता है, वो उसमें से अपना पहलू कैसे माइनस करेगा? अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़, बहुत बड़ा चैनल चलता है और उसकी जो प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट के ऊपर क्रिटिकल उसका जो एनालिसिस है, ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी के लिए और लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर वो माइनस होता है। फिर इसके अंदर पैसे का रुझान जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। मीडिया, ये जो सियासी पार्टियां हैं, ये अपने आप को उसमें करने के लिए वो चीज़ें कर लेती। बुनियादी तौर पर आपका जो सवाल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि लेगेसी मीडिया जो है वो उसका फ्यूचर क्या होगा। देखें, लेगेसी मीडिया का माजी भी कोई बहुत अच्छा नहीं मतलब मैं और आप जानते हैं कि शाम के अखबारात कैसे बिकते थे। बिल्कुल। जंग ने अपने आप को टैबलॉइड्स कैसे बेचा। दीगर जो बड़े अखबारात थे उनको उनका कहाँ उनका कत्ल हुआ, और सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ। सुबह 3 बजे जो है वो किसके एक्सप्रेस के जो पूरे उस दिन की प्रिंट होती थी वो पूरी की पूरी न्यूज़ की स्ट्रीट से गायब हो जाती थी। सुबह देने के लिए होता ही नहीं था कि हम दें कैसे। तो लेगेसी मीडिया का माजी भी कोई जो है वो ताबनाक नहीं। ताबनाक नहीं है। दरअसल ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है जो जिसके अंदर से जो है वो रास्ते निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम एक बड़ी इंफॉर्मेशन रिजीम के अंदर आ गए हैं। गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये 3-4 बड़े सर्वर हैं और ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड के ऊपर और इंफॉर्मेशन को लोगों तक ले जाने, बल्कि ये जो पीपल मीडिया जिसको कहते हैं कि जी मीडिया बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, फॉर द वो वाले मामला के यही जनरेट करेंगे और यही लेकर जाएंगे। इस सारे माहौल के अंदर जो कैजुअलिटी होगी वो होगी कि सोसाइटी के अंदर जिसके पास वैल्यूज ज्यादा हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है, उसकी वैल्यूज जो हैं वो चूंकि फ्री है तो उसकी वैल्यूज जो हैं वो ट्रांसक्राइब होती रहेंगी निचले अरसे तक। तो ये हम निचले दर्जे में काम करने वाले लोग, जब मिडिल क्लास के लोगों को एक साथ सोचने की जरूरत है कि क्या कोई हमारा मीडिया भी हो सकता है। ये तो वो मीडिया है जो आप की आईबॉल्स को और आपके इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करके, आपके टाइम को और आपके जज्बात को कैपिटलाइज करके एडवर्टाइजर्स को बेच के आपसे कमाता। क्या कोई मीडिया हमारा भी हो सकता है जो हमें हमारी खबर दे? और गुड थिंग ऑफ द सिचुएशन इज कि यस इट कैन बी, क्योंकि इसी मॉडल के अंदर लोकल जर्नलिज्म की स्पेस है। सही। और वो लोकल जर्नलिज्म जिस मुआशरे में नहीं होती है उसका हम बहुत आसानी से उसका समझ सकते हैं, जिसे कहा जाता है न्यूज़ डेजर्ट की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हमारे पास मालूमात बहुत हैं, खबरें नहीं हैं। वो जो आप फरमा रहे थे कि अब खबर मुफ्त नहीं है, तो वो पता नहीं किसने कहा था कि अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त मिलती है तो उसका मतलब है कि आप खुद उसकी कीमत है। तो सोशल डायलेमा का हाँ। ये एक वो है, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है सोशल डायलेमा, ये उसका एक कोट है, व्हेन द प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द प्राइस। तो लेकिन ये सिर्फ फ्री मीडिया जो आप कह रहे हैं लोगों के लिए होगा कैसे? क्योंकि कोई भी अगर खबर जनरेट करता है तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो इन्वॉल्व होता ही है।
तो वो या तो सब्सक्रिप्शन मांगेगा या वो यूट्यूब की आमदन पे भरोसा करेगा, लेकिन फिर होता ही है कि 2-4 महीने 5 महीने के बाद उसको भी समझ आने लगेगा यार कि मेरे पास तो पैसे कम है और खबरें ज़्यादा हम्म हो गई हैं तो मैं हम्म किस तरह से अपना बिजनेस मॉडल ठीक करूँ। ये बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत इसका सवाल है। देखें, अगेन ये इंफॉर्मेशन किसकी ज़रूरत है? अगर ये इंफॉर्मेशन मेरी ज़रूरत है तो फिर मुझ तक सही मालूमात पहुंचनी चाहिए। ये भी अब अनफॉर्चुनेटली मैंने ही तय करना है। हाँ, ये अच्छा कहा आपने, सही। मुझे तय करना है कि मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है और कहाँ से आ रही है, किस सोर्स से आ रही है। क्या मैं हर वक्त बस वो एंटरटेनमेंट के ही चक्कर में रहूं? न्यूज़ डेजर्ट की जो सूरत हाल है वो यही है कि आपके पास प्रमोशनल कंटेंट इतना है, एंटरटेनमेंट कंटेंट इतना है, और आपके पास वेस्ट ऑफ टाइम का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा है। ट्रैश कंटेंट। हाँ, ट्रैश कंटेंट, और वो इस तरह से लॉगरिदमाइज किया गया है कि आपकी अटेंशन उसके अंदर जुड़ी रहती, थकने नहीं देता आपको। आप ज़बरदस्ती अपने आप को उसमें से डिटैच करते हैं। लेकिन आप ये 2 घंटे की स्ट्रीम देखने के बाद या 2 घंटे की कंटेंट देखने के बाद आप अपने आप से ज़रा सवाल कीजिए कि क्या देखा? तो आपके पास जवाब नहीं होता कि मैंने क्या कुछ देखा। भी याद नहीं। बल्कि सर इसको तो लोग अब जस्टिफाई करने लग गए। मैंने किसी दोस्त से कहा कि ना रात को थक वक के बंदा लेटता है, मैं कोई ऐसे फ़लसफ़े की चीज़ लगा लेता हूँ या कोई तारीख़ सुन रहा हूँ अच्छा। वगैरह। तो उसने बोला कि नहीं, नहीं तुम पागल हो, तुम पूरा दिन काम करने के बाद जब रात को लेटा करो रील्स देखा करो। उससे क्या होता है तबीयत में तो एक तरोताज़गी पैदा होती है। उस वक़्त इतनी समझदारी की बातें सुनने का मौका थोड़ी होता है रात को 3 बजे। अच्छा। तो अब इसमें हम लोगों ने जस्टिफ़िकेशन भी निकाल ली है ट्रैश कंटेंट की। तो बस वो रील्स देखते हुए मुसलमानों की तरह दिमाग भी लापता हो जाता है। या मेरा ख्याल है बड़ा खूबसूरत जुमला है कि लापता हो जाते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जानने की ज़रूरत है और इस पे बहुत काम हो गया है, लेकिन हमारे चूंकि ये अब नए हालात पैदा हुए हैं, प्रोपेगेंडा सिर्फ खौफ से नहीं होता कि भाई आपकी कौम पे हमला होने वाला है या आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी या आपके बैंकों को नुकसान हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस उड़ जाएगा, आपकी कौम को ख़तरा है और आपका माजी सार, मतलब एक एक हमेशा जब कोई शख्स आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को ऑफ करना चाहता है तो वो आपको खौफ से शुरू करता है कि आप डर जाएं, ताकि जो वो कंटेंट आपको दे रहा है आप उसको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी मुझे ये करना है, कैंसर हो जाएगा, सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं यहाँ से। प्रोपेगेंडे का दूसरा जो तरीका है वो एंटरटेनमेंट है। वाह, ये अच्छा कहा, एंटरटेनमेंट, प्रोपेगेंडा थ्रू एंटरटेनमेंट। कि आप जो मैसेज आप देना चाहते हैं, आप लोगों को डराने के बजाय आप उनको एंटरटेनमेंट में हाँ, देते हैं। जैसे बॉलीवुड कर रहा है अब। जैसे लीडिंग लोगों ने किया है, हॉलीवुड ने किया है, हाँ, हॉलीवुड। हॉलीवुड ने किया पूरा है। अपनी जी पूरी मतलब वो आप एंटरटेनमेंट देखें, वॉर लड़ी है पूरी। यस, वो ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर अच्छी बुरी चीज वहीं से आती है। तो हम नहीं, वो हॉलीवुड से बॉलीवुड आती है, फिर बॉलीवुड बॉलीवुड से से समझ आ फिर गया। आते हैं हम तो तो थर्ड कैटेगरी में। प्रोपेगेंडा थ्रू एंटरटेनमेंट, ये हमारी मीडिया लिटरेसी का सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह हम बच्चों को हिसाब पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जनरल साइंस पढ़ाते हैं। हमें अपने प्राइमरी के बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि जो कंटेंट आप कंज्यूम करें वो आप वो बड़ी एक अजीब ऑफ बात याद गार्ड आ होके गई। ना वो करें। मेरा बच्चा पता नहीं कोई कार्टून देख रहा था, वो मशहूर कार्टून है, तो उसमें वो एक कैरेक्टर जो है वो अपने पता नहीं अंग्रेज़ कोई कैरेक्टर होता है, वो कोई जानवर, तो वो अपने मुल्क का कौमी तराना पढ़ने लगता है। अच्छा। तो दूसरा कैरेक्टर कहता है उसको, वो भी कोई जानवर ही होता है, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जो कौमी तराने ना तमाम मुल्कों के, ये कुछ भी नहीं, प्रोपेगेंडा ही है। तो बच्चों को तो ये सिखा दिया है। अच्छा, इसमें मैं क्योंकि अब आप गुफ्तगू इस तरफ आ गई है तो हम एक स्कूल है, एक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और ये आपने जो बात की, और हम खुद भी सोचते हैं, अगर आप कोई भी आदमी जो इन सिनेरियो को देखता है कि हमारे यहाँ लोगों की जो खास तौर पे जो बच्चों की है, जो क्लासरूम है, उसमें ये वाले जो मीडियम हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनकी अवेयरनेस बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए, मतलब उन बच्चों को कैसे इस मीडियम के लिए उनको कैसे गाइड किया जाए या कैसे प्रिपेयर किया जाए कि जो इस पूरी सिचुएशन में वो उसको। आसिफ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखें, किसी ज़माने में हम, आपको याद होगा, स्कूलों में अखबार पढ़ाया जाता था, बनवाते भी थे अखबार। हम ये बताते थे कि खबर क्या है, एडिटोरियल क्या है, कॉलम क्या है, एडिटोरियल और कॉलम का क्या फ़र्क है, जी। और कॉलम का और ख़बर का क्या फ़र्क है।
बड़े है ना? हुए तो एडवर्टोरियल भी आ गया। एडिटोरियल भी आ गया, इन्फोटोरियल भी आ गया, 70 सफ़ों का। अच्छा, अच्छा फिर ये भी कि न्यूज़पेपर इन क्लासरूम जी। का एक बाकायदा कॉन्सेप्ट था, अखबार के लिए लिखा कैसे जाता है। आपको याद होगा वो हुँ। लेटर टू एडिटर लेटर टू कैसे एडिटर। लिखते हैं। अगर अब आपके मोहल्ले में कोई मसला है, तो आप एडिटर को कैसे लिखेंगे? बल्कि मैट्रिक में शायद 9 मैट्रिक में इम्तिहान में एक जी, जी। मज़मून भी आता जी, था, मुदीर के हाउ नाम टू हाँ, राइट अ हाँ, लेटर हाउ टू टू एडिटर और उस तरह से बात। तो ये मीडिया लिटरेसी की पुरानी मिसाल है हाँ, बिल्कुल। कि जब आप उस ज़माने के मीडिया की लिटरेसी लोगों को अवेयर करवाते थे और वो उसमें पार्टिसिपेट करते। हमारे पास ये अवेकनिंग होनी चाहिए कि हमारा जो नया मीडिया है, उसके डिफरेंट कंटेंट्स जो हैं वो, और फिर उसका जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल है वो, ये बच्चों को बताना ज़रूरी है कि ये खबर की सोर्स क्या है, ये खबर आपको जो दे रहा है उस शख्स का इस खबर से क्या ताल्लुक है, आप जिस चैनल को लाइक करते हैं उससे उस चैनल को क्या फ़ायदा होता है और आपको क्या कंटेंट मिलता है। फिर ये जो आप जिसमें आप टाइम सर्व करते हैं, ये आप खुद कैसे कर सकते हैं? आप अपना कंटेंट देखें, लेटर टू एडिटर हम लिखना सिखाते हैं, एप्लीकेशन हम लिखना सिखाते हैं, खत लिखना सिखाते हैं, ईमेल लिखना क्यों नहीं सिखाते? सोशल मीडिया पोस्ट लिखना क्यों नहीं सिखाते? फेसबुक वॉल लिखना क्यों नहीं सिखाते? बहुत अच्छे। और उनको समझा नहीं होता। वैसे ये कोई सेटअप क्वेश्चन नहीं था, खाली राना साहब के जहन में अचानक से आ गया। ये हम स्कूल में करते हैं। यहाँ पे हम बच्चों का, हमारा एक चैनल है एड न्यूज़, उस पर अभी इतने फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं आए, वो देखें जाके आप लोग। उसमें हम बच्चों से ये करवा रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ क्या है, ख़बर क्या है, और ख़बर उनको से पढ़वा भी रहे हैं, उनसे लिखवा भी रहे हैं, और वो पूरे जो हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं वो उस पूरे प्रोसेस में शामिल होते हैं कि ख़बर को उठाकर एंड तक कैसे ये लेके बहुत आना है हमें। खूबसूरत काम है। मैंने एक सर्वे करवाया यूनिवर्सिटी में अभी, तो हमें लगा कि 92% हमारी जो रीडिंग आई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, वो सिर्फ सोशल मीडिया कंज्यूम कर। ऐसे ही अब वो ट्रिब्यून हो चाहे डॉन हो, द न्यूज़ हो, वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे देखते हैं खबर क्या लगी है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जो हमारा जो लेगेसी मीडिया, उसने किसी तरह से अपना को ट्रांसफॉर्म किया। देखिए उन्होंने तो और करना है, हाँ, वो अपनी उनका तो अपनी उनका बका तो की जंग लड़ रहे सर्वाइवल हैं का वो। मसला है। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कंज्यूम करते वक्त। ये एक बड़ा सवाल है कि जी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया तो फेक होता है। सोशल मीडिया फेक नहीं है, सोशल मीडिया पे बनने वाली जो ऐप्स हैं और सोशल मीडिया पे खबरें जनरेट करने वाले जो ब्लॉट्स हैं, अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं है तो वो फेक है। वरना अगर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे और वो कंटेंट आपके पास आ रहा है, तो दिस इज एज ट्रस्टवर्दी एज द लेगेसी मीडिया इटसेल्फ इज। तो सोशल, जिस तरह आपसे कोई कहे कि मैं जो है वो टीवी देखता हूँ, तो आप कहेंगे नहीं, ये कहना काफ़ी नहीं है कि आप टीवी देखते हैं। आप बताएंगे कि आप जियो देखते हैं, ARY देखते हैं, जजीरा देखते हैं, CNN देखते हैं, तो आप पता चलेगा कि आप क्या देखते हैं? या आप CCTV देखते रहते हैं। अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, फिर राना साहब सवाल पूछेंगे। जो आपने बहुत अच्छी बात की, इससे मेरे जहन में आया कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया देखना शुरू हुए, तो हमें था कि डॉन देखो जाके, ट्रिब्यून हाँ। देखो। लेकिन विद टाइम एक चीज़ हुई, जैसे कराची टाइम्स आया। अब शुरू में तो वो मैं किसी को भेजता था ना खबर, तो कहते थे पता नहीं कौन से लोग हैं। लेकिन विद टाइम उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जनरेट कर ली है। तो इसी तरह से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं कि जो लेगेसी मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है उनका, या वो टीवी या उनका अखबार नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लेके आए, और उन्होंने विद टाइम अपनी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर किया है। तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके इस तरह के मज़ीद इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स आएंगे, तो ये जो हमारे लेगेसी मीडिया है या जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इनसे मुकाबला कर पाएगा, या फिर जो नए लोग हैं ये निकल जाएंगे आगे? देखिए, ये मीडिया की डेमोक्रेसी है। सोशल मीडिया का आना, नए लोगों का आना, कम कॉस्ट के साथ इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन रिजीम का शामिल होना, पहले तो ये मीरों का काम था, जी। हारून्स का काम था। मैं और आप तो सोच भी नहीं, हम तो मुलाजिम थे ना। मैं और आपने कब सोचा था कि हम अपना चैनल बनाएंगे? बल्कि अब तो बहुत से सहाफ़ी मुलाजिम भी नहीं है। बल्कि बड़े मजे की बात है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हुँ। वो अपना जब यूट्यूब का काम शुरू करते हैं और जब उसमें वो एक दफ़ा आ जाते हैं तो वो कहते हैं सर हमें जॉब नहीं करनी। इट्स नॉट कंफर्टेबल कि हम एक बॉस के पास जाके उसके सामने सारा काम उसकी मर्जी का करें। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें मिल रहा है। तो ये एक तरह की मीडिया डेमोक्रेसी है जिसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं।
जो इसका मुकाबला नहीं करेगा वो चले जाएगा, चाहे वो डॉन हो, वो ये जंग हो, या वो लेगेसी मीडिया, कोई भी हो। सही। इनका एडवांटेज ये है कि इनके पास एक पुरानी हिस्ट्री है, हाँ, क्रेडिबिलिटी है, नाम है एक इनका। नाम है, एक क्रेडिबिलिटी है, असासा एडिटोरियल है, है कि टीम है, पूरा एडिटोरियल टीम एक है। टीम है उसमें। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि बहुत थोड़े प्रोडक्शन के साथ, बस एक इनोवेटिव आइडिया के साथ काम करने वाले जो हैं वो बड़े बड़े हीरोज को, बड़े बड़े रिपोर्टर्स को पीछे छोड़ देते हैं, बिल्कुल। जी। तो उसमें चली जाती। तो ये तो खुशाइन तो बात है ये ना नए बहुत ही आने वालों खुशाइन के लिए। बात है, ये बहुत ही, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा। बल्कि मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, इसके नतीजे में एक चीज़ और देखें कि पाकिस्तान में खैर इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे मौजूद हैं और दुनिया में मौजूद हैं, कि जो बड़ा मीडिया था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, वो तो रहता था शहरों तक और वो सिर्फ ऊपर ऊपर से एक तस्वीर पेश करता था। इसकी वजह से ये भी हुआ कि बहुत छोटे छोटे इश्यूज, मतलब बहुत दूर दराज इलाके जहाँ पे हमारी तवज्जो का वो महवर इसलिए नहीं होते कि हमारा कोई बराह रास्त उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, या लेकिन वहाँ से इश्तिहारात नहीं आते या तो इश्तिहार नहीं आते, या वो बहुत इकोनॉमिकली वो बहुत पसमानदा वो वाइबल नहीं है। वाइबल नहीं है, वहां से भी चीजें निकल कर आ जाती हैं। मतलब अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान वहां में से ऐसे चैनल्स बन जाते हैं जो हाँ, आपको बीट कर जाते बीट कर जाते हैं, और बल्कि वो वहां से आई हुई खबर या वहां से आया हुआ फुटेज या वहां से आया हुआ शॉट जो है वो आपको लगता है कि अब मेन स्ट्रीम को बताता है अरे भाई ये इशू तो अब जी। कवर करना पड़ेगा क्योंकि अब ये वायरल हो ये गया है। एजेंडा सही। सेटिंग का रोल जो है वो सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा उसको उठाया। और उसमें जो जिस बात को हमें देखना चाहिए बुनियादी तौर पर, वो ये कि इस सारे मीडिया इकोलॉजी के अंदर, ये एक मीडिया इकोलॉजी बनती है ना, कि कुछ टॉपिक्स पे फिल्में बनेंगी, कुछ टॉपिक्स पे किताबें लिखी जाएंगी, कुछ टॉपिक्स पे अखबारात के आर्टिकल और ख़बरें और ज़मीन में, और कुछ टॉपिक सोशल मीडिया की कवरेज लेंगे, और ये एक मीडिया इकोलॉजी का सिस्टम बनेगा। इस मीडिया इकोलॉजी में मीडिया लिटरेसी अगर गायब होगी दैट्स इम्पोर्टेंट। तो फिर ये जो chaos है। इकोलॉजी है वो हाँ, वो इस मॉब को जो है वो अपने इंटरेस्ट में कैच करवाएगी, मज़हब के नाम पे करवाएगी, कौमियत के नाम पे करवाएगी, जंग के नाम पे करवाएगी, नफ़रत के नाम पे करवाएगी, एंटरटेनमेंट के नाम पे करवाएगी। इस इकोलॉजी में एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन जो है वही अपने माइंड को और इस सारी इकोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता। अच्छा, बस लास्ट में एक बात मेरे जहन में और ये आ गई कि जब मैंने न्यूज़ में काम शुरू किया ना, तो वो हमें बताया गया था कि भाई कि हम जो खबर बनाते हैं सोशल मीडिया हमें फॉलो करता है। तो वो, लेकिन वो 2015 में ही जब मैं ज्वाइन किया उसी साल ही कहानी बदल गई आप कि देखें वो जो खबर वहाँ ट्विटर पे आ रही थी हाँ, उसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। ये सबक रियासत ने 2021 में सीखा कि आपने बंद कर दिया था सब कुछ, निशान तक छीन लिया था, और लोगों ने प्रॉक्सी लगा के अपने मैसेजेस लिए थे, और वो वोटिंग बिहेवियर बना। मैं इमरान खान को पसंद नहीं करता, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की रीच है, ये कहते हैं फेक है, लोग उस पर सीरियस नहीं होते, दिस इज द सीरियस ब्लो दैट स्टेट गॉट। एक और सबक सीखा ना रियासत ने, ट्विटर ही बंद कर दिया फिर। और फिर उसके इफेक्टिव होने का अंदाजा था ना, बंद किया था इसीलिए खोला। खोला भी, और फिर बंद भी था तो खुद ही इस्तेमाल भी करते रहे। लेकिन ये बहुत ही ना ह्यूमिलेटिंग था हमारी रियासत के लिए। वजीर आजम साहब अगर Yes. वीपीएन लगाकर Yes, पाकिस्तान में you ट्वीट are करें ना, right, ये you are बहुत right. मतलब बहुत ही क्रिंज और बहुत ही अगली ये एक इमेज था। अनफॉर्चुनेटली हमने जब भी नया मीडिया आया, हमारे इसी तरह के मतलब शर्मसार करने वाले वाकयात आए। आप भी शर्मसार हो, मुझको भी सदर शर्मसार साहब के लिए, प्रेसिडेंट हाउस के लिए 10 अखबार अलग छपते थे अयूब खान के दौरान। वो 10 कॉपियां अलग छपती थी, और बाकी शहर में जो अखबार बचता था वो अलग होता था। चले फिर ये अच्छा मैसेज है कि एक ऐप बना लें ट्रुथ सोशल की तरह, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी बना लें ऐप, ट्रुथ सोशल उसकी अपनी ऐप है, तो हाँ। हमारी रियासत को भी चाहिए एक ऐप बना ले, ट्विटर बंद ना करें यार हमारा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।